ये बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, कौन सी गैस जलने में मदद करती है। प्रश्न क्या है? कौन सी गैस जलने में मदद करती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं यहाँ, इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है। अब ये बताइए कि ओजोन का संकेत क्या होता है? O3। चलिए देखिए, प्रश्न यहाँ क्या है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आप एक डिबिया लीजिए, डिबिया जो हम लोग जलाते हैं रात को, और वो जब डिबिया जल रहा होता है उसके ऊपर से कोई ऐसा कवर लगा, मतलब डाल दीजिए कोई, या कोई डिब्बा वगैरह है ना, उससे उस डिबिया को ढक दीजिए आप। तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो डिबिया जलेगा, और थोड़ी देर के बाद यह पता चलेगा कि वो डिबिया क्या हुआ, बुझ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिब्बा जब आप उस पर डाल दिए तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, और जिसके कारण से आग जलना भी बंद हो गया। यानी कि आग को जलने के लिए भी आपके जैसे आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह से आग को जलने के लिए भी किस गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। अगर उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिले तो ये बुझ जाएगा। अब इसका सीधा प्रयोग यदि कहें तो आप लोग जानते हैं, कैसे बता देते हैं। आप में से कौन कौन से हैं जो चूल्हा पर खाना बनाते हैं? सभी लोग बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चूल्हा पर जिस वक्त खाना आप बना रहे होते हैं उस समय यदि आपके चूल्हा में ईंधन ज़्यादा चला गया, ईंधन का मतलब लकड़ी ज़्यादा डाल दिए, तो फिर क्या होता है? फिर धुआं ज़्यादा होता है और आग जल्दी से जलता ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप फिर कम कर देते हैं तो आग तुरंत जल जाता है। यानी कि अब इस प्रयोग से आपको यह सिद्ध हो गया होगा कि ये आग को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न है मैग्नीशियम। बताएंगे आप लोग कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है MgHCO3/2। जरा बोलिएगा इसको आप लोग। MgH। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है, मैग्नीशियम से आपको Mg तो याद रहेगा, दूसरा में है बाइकार्बोनेट में HCO3। कार्बोनेट की बात जब भी हो, याद रखिए, कार्बोनेट की बात जब भी हो तो उसके अंत में CO3 अवश्य लगेगा। हमने क्या बताया? तो अगर प्रश्न में कार्बोनेट लगा हो तो आप ऑप्शन में CO3 वाला ढूंढिएगा। अगर ऑप्शन में CO2 रहे या कहीं पर CO रहे या CO4 रहे, आप उसको क्या कर दीजिएगा? छांट दीजिएगा। इसलिए याद रखिए, अगर कोई कार्बोनेट लगा हुआ है प्रश्न में और उसका सूत्र कह रहा है आपको, तो आप याद कीजिए कि सर हमको क्या बताए थे? जब कार्बोनेट प्रश्न में लगा हो तो उसके अंत में CO3 हमेशा रहेगा। जब कहीं सल्फेट लगा हो, क्या लगा हो? सल्फेट। वहाँ पर SO4 रहेगा। याद रखिएगा, क्या लगा रहेगा तो क्या रहेगा? बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया। तो अब बताएंगे आप लोग कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? क्या बताएं? MgHCO3/2। ये आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। बताइए आप लोग, पीछे पढ़ाए थे कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अवकरण में लाभ होता है। ठीक है ना, अवकरण में क्या होता है? लाभ होता है, जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो है वो आपको परिभाषित किया गया किस रूप में, बताइए। तो ये कल वाला प्रश्न ही ये समझिए एक तरह से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण को जो परिभाषित किया गया है वो किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में। किसके रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 को गुजारी जाए, नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 को गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा हो जाएगा? होकर गुजारे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीले लिटमस वाले पानी से, मतलब पानी कैसा है? नीला लिटमस। नीला लिटमस है, नहीं
और उससे कहता है कि CO2 होकर गुजारी जाए। मतलब नीले लिटमस पानी पर CO2 को अगर हम गुजारी जाए तो वो घोल जो रहता है उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। उस घोल का रंग आपको लाल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार पुनः समझिए। CO2 जो गुजारी जाती है वो किस घोल पर गुजारी जाती है? नीले लिटमस घोल। तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। CO2। ठीक है, तो लिटमस कैसा है? लाल नीला है। और उस पर यदि CO2 को गुजारते हैं तो वह कैसा हो जाता है? लाल। तो वह लाल हो जाता है। तो बताएंगे CO2 का रासायनिक नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक ये संकेत क्या है? CO। अच्छा, ये जो ब्लॉक में रहता है CO और वीडियो, CO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी आप समझ गए कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत CO होता है ना। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। आपका अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम। तो पहले ये बता दीजिए कि एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? क्या होता है? Al होता है। एल्यूमिनियम वायु में आसानी से ऑक्सीडाइमेंड नहीं होती है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम कहाँ पर क्या नहीं होती है? ऑक्सीडाइमेंड नहीं होती है। क्या नहीं होती है भाई? एल्यूमिनियम जो है वायु में आसानी से ऑक्सीडाइमेंड नहीं होती है। और भाई क्यों नहीं होती है? तो इस प्रतिक्रिया की एक कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रतिक्रिया की एक कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो प्रतिक्रिया होती है कि एल्युमिनियम में, चलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। CaOH2 क्या लिखा हुआ है? CaOH2। बताएंगे आप लोग कि CaOH2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है? वो पूछ रहा है आपसे, बताइए। सेलेक्ट लाइम का। किसका? सेलेक्ट लाइम का। सेलेक्ट लाइम का। सेलेक्ट लाइम का। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइम का जो सूत्र है, यानी सेलेक्ट लाइम मतलब समझते हैं आप लोग? चलिए तो याद रखेंगे आप लोग कि सेलेक्ट लाइम का मतलब जो होता है, आपको बुझा हुआ चूना होता है, नीचे हम लिख दिए हैं, याद रखिएगा। सेलेक्ट लाइम का मतलब क्या होता है? बुझा हुआ चूना। तो अगर आपसे पूछ दे कि CaOH2 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप कहिएगा सेलेक्ट लाइम कहिएगा, या उसी का हिंदी क्या कहिएगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहिएगा। ठीक है, चूना में हर्षु होगा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। वैसे भी देखिए, इक्वल टू मतलब क्या होता है? इक्वल टू 2 + 2 = 2, मतलब 2 और 2 बराबर क्या होगा भाई? इक्वल मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए समझ में आ जाएगा। प्रश्न देखिए, लिखा है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर, किसकी दर? फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो। भाई सीधी बात है, बराबर है तो बराबर का अंग्रेजी क्या होता है? याद करिए, इक्वल। बराबर का अंग्रेजी क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसलिए इक्वल से आप याद रखिएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट। बोलिएगा जरा, इक्विलिब्रियम स्टेट। प्रश्न अगर नहीं समझे हैं तो बता दीजिए, प्रश्न क्या है समझे? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों क्या है? बराबर। जब बराबर, तो बराबर का अंग्रेजी क्या होता है? इक्वल। इक्वल होता है। इसलिए याद कर लीजिए कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर और बैकवर्ड रिएक्शन की दर ये दोनों बराबर हो जाए तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। स्टेट कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, हार्ड स्टील। हार्ड स्टील का मतलब कोई ऐसा स्टील का बर्तन होता है जो आपको लचकता नहीं है, तो उसको हम लोग कौन सा स्टील कहेंगे? हार्ड स्टील। हार्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो हार्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 1.5% से 2.0% को आप ये भी बोल सकते हैं 1.5% से 2%, क्योंकि 2 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए हार्ड स्टील में, किस स्टील में? हार्ड स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है?
1.5 से 2% कार्बन की मात्रा होती है। बताइए कि किस स्टील में 1.5 से 2% कार्बन की मात्रा होती है? अगर आपसे पूछ दे ऐसे घुमा के कि हार्ड स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 2%। अब आपका अगला प्रश्न है, भोजन में शर्करा की जांच, किसकी जांच? भोजन में शर्करा की जांच कैसे की जाती है? तो वेनेडिक्ट्स घोल डालकर। कौन सा घोल डाल करके? बेनेडिक्ट्स घोल डालकर। देखिए भोजन में वैसे भी जब हम लोग भोजन करते हैं तो बेना डोलाते रहते हैं कि नहीं, तो उसी से याद कर लीजिए भोजन में हम शक्कर की मात्रा को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? शक्कर की मात्रा को। जो शक्कर की मात्रा को जो चेक करेंगे, बात समझ में आ रहा है? तो आपको कौन सा घोल डाल के चेक करेंगे? बेनेडिक्ट्स घोल डालकर। भोजन में शर्करा की जांच कैसे करेंगे हम लोग? बेनेडिक्ट्स घोल डालकर। बेनेडिक्ट्स घोल डालकर। क्या डाल करके? बेनेडिक्ट्स घोल डालकर। बेनेडिक्ट्स घोल डाल करके हम लोग चेक करेंगे। तो भोजन में आप शर्करा की जांच जो करेंगे वो आपको बेनेडिक्ट्स घोल डाल करके करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अश्रु गैस। अश्रु गैस मतलब रोने वाला गैस नहीं, आंसू गैस। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है बताइए? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन। देखिए अगर मान के चलिए हम किसी को इसको कॉलर पकड़ लेंगे तो रोने लगेगा ना, आंसू बहाने लगेगा ना। कॉलर पकड़ के मारने लगेंगे तो आंसू बहाने लगेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि अश्रु गैस, तो आंसू कब निकालेगा? जब कॉलर पकड़ के कोई मारने लगेगा। इसलिए कॉलर से याद कर लीजिए क्या चीज? क्लोरो एसिटोफिनोन। मतलब फिर दोबारा तो गलती नहीं कर भी तो लेकर क्लोरो एसिटोफिनोन। बात समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, धातुएं अच्छी चालक होती है। धातु जो है वह अच्छी चालक होती है, क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है। धातु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कहता है अगर क्वेश्चन पूछ दे कि धातु अच्छी चालक क्यों होती है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर जो कलई की जाती है, कलई मतलब लेपीकरण जो की जाती है, वो क्या चीज के लेप कराई जाती है? इसलिए उसको कौन सा, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लैब्नीकरण। गैल्वेनीकरण, या हिंदी में कहते हो जस्तीकरण। जिंक, इसको जिंक भी कहते हैं ना। जल की अस्थायी कठोरता जो होती है, जल की क्या अस्थायी कठोरता, वो किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण से। किसके कारण से? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता क्यों होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के होने से। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण से। और इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे अस्थायी कठोरता। तो आप लोग बताएंगे कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण से? मैग्नीशियम। तो वो जो होता है आपको किसके कारण से होता है बताइए आप लोग? वो आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण से होता है। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता जब कहेगा, क्या कहेगा? पूरा क्वेश्चन बोलिए। जल की अस्थायी कठोरता जब कहेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जब जल की अस्थायी कठोरता कहेगा तो उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यानी कि अंतर क्या है? अस्थाई और अस्थाई। और यहाँ पर आंसर में क्या अंतर है? ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम और एगो कैल्शियम, बात समझ में आ रहा है? एगो कैल्शियम है, दूसरा क्या है? मैग्नीशियम है। आप लोग याद रखेंगे कि अस्थाई कठोरता जब होगा तो अस्थाई, देखिए अस्थाई कौन रहता है? मैन आदमी सब रहता है, तो मैन से मैग्नीशियम। इसलिए अस्थाई जब रहेगा तो अस्थाई मैन आदमी सब रहता है, इसलिए मैग्नीशियम याद रखेगा। और अस्थाई कहेगा तो मान के चलिए कि हम आपको जॉब पर रखें, ठीक है, और आपका जॉब परमानेंट नहीं है, मतलब कि अस्थाई नहीं है, तो हम लोग आपको खेप खेपा करेंगे ना, कहेंगे कि जो कल से आ, आजकल करेंगे ना, मतलब क्या बोलेंगे कि कल से आ, तो कल से आ मतलब तो कल से आने के लिए कब कहेंगे? जब आपका जॉब अस्थाई होगा, मतलब अस्थाई नहीं रहेगा। जब आपका जॉब अस्थाई नहीं होगा तो उस परिस्थिति में हम लोग कहेंगे कल से आने के लिए। यानी कि जल की अस्थाई कठोरता कहेगा तो किसके कारण? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का करता है। और जब जल की अस्थाई कठोरता कहेगा तो बहुत अच्छा। हमको लगता है कि आप लोग प्रश्न को भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि तत्व का गुणधर्म जो निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तत्व का जो गुणधर्म निर्धारित होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है?
तो तत्व का जो गुणधर्म निर्धारित किया जाता है वो परमाणु क्रमांक से। किससे निर्धारित किया जाता है? परमाणु क्रमांक से। पूरा प्रश्न पढ़िए तो आप लोग आंसर के साथ। तत्व का गुणधर्म परमाणु क्रमांक से निर्धारित किया जाता है। बहुत अच्छा। तो तत्व का गुणधर्म आपको परमाणु क्रमांक से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाए, आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा। गवाना मतलब खोएगा, गवाएगा मतलब त्यागेगा, खोएगा। कर रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को, यहाँ तक पहले प्रश्न समझिए, धातु का गोला कैसा है? उदासीन। धातु का गोला कैसा है? उदासीन है। उसको कहता है धनात्मक रूप से आवेशित कांच, ठीक है, की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला आपको क्या करेगा? तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इस प्रश्न को आप लोग परीक्षा के दृष्टि से छोड़ करके चलेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्लोरीन, बताइए क्लोरीन का संकेत क्या होता है? क्या होता है? Cl। और कैल्शियम का क्या होता है? Ca। कैल्शियम का क्या होता है? Ca। सी होता है। तो क्लोरीन का एक अणु विनाश करता है, मतलब क्लोरीन का जो है एक अणु आपको विनाश करता है कितने अणुओं का? ओजोन ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं का विनाश करता है। यानी कि क्लोरीन का जो अणु है, क्लोरीन का एक अणु है ना, कितने अणुओं का विनाश करता है? ओजोन के लगभग 1 लाख अणु का। 1 लाख अणुओं को विनाश करता है। प्रश्न समझे? क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। और वह उसका एक अणु कितने अणुओं को विनाश करता है? 1 लाख अणुओं का। 1 लाख अणु। ओजोन के 1 लाख अणुओं के, है ना, अणुओं का विनाश करता है। अगला प्रश्न है, नींबू में, किसमें? नींबू में। नींबू हो या संतरा हो, नींबू हो या संतरा हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नींबू सब में या संतरा में सिट्ठी बनता है ना। अरे यूज करने का क्या बन जाता है? सिट्ठी। तो सिट्ठी से याद रख लीजिएगा आप लोग। साइट्रिक अम्ल। तो बताएंगे आप लोग कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। अच्छा, संतरा में साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? बताइए। विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी। पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है भाई? बी और सी घुलता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी दिया है लेकिन सी भी घुलता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलिए। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। पानी जो है आयनिक लवण का, किसका भाई? आयनिक लवण का सुविलायक है। क्यों? क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अधिक है। पानी आयनिक लवण का क्या है? सुविलायक है। पानी जो है वो आयनिक लवण का क्या है? सुविलायक है। क्यों है सुविलायक? क्योंकि उसका द्विध्रुव अधिक है। पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है। क्यों है भाई? क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। इसको आप लोग रटेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोग कि समुद्री शैवाल कहाँ की बात हो रही है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? देखिए, समुद्री शैवाल में आपको एल्जीनिक क्या होता है? एल्जीनिक अम्ल होता है। देखिए, समुद्र में कभी आप लोग समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए गए हैं? कभी घूमने की प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। समुद्री शैवाल में जो होता है वो आपको समुद्र का जो है ना, आपको वहाँ पर माहौल, वातावरण बहुत ही नीक लगता है। कैसा लगता है? बहुत ही नीक लगता है। इसलिए एल्जीनिक याद रखिएगा। नीक से याद हो जाएगा एल्जीनिक। नीक से क्या याद कर लीजिएगा? एल्जीनिक। यानी कि समुद्री शैवाल में क्या होता है? एल्जीनिक अम्ल होता है। क्या होता है? एल्जीनिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? एल्जीनिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न समझ में आया। अब आपका अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सही बात है, इससे पहले भी प्रश्न आया था। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? हाइड्रोजन का संकेत H2 होता है। सही बात है। अच्छा, बताइए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में आपको, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। देखिए, अगर अंगूर लेना होगा किसी के यहाँ पर, अंगूर ले लेंगे और टाटा कर देंगे उसको ना। इसलिए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस पर आधारित है भाई? परमाणु क्रमांक परमाणु मत बोलिए, परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बहुत अच्छा, तो याद रखिएगा आप लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वही अगर बात करें कि किसी तत्व का गुणधर्म जो निर्धारित होता है वो किस आधार पर होता है? परमाणु क्रमांक पर, यानी कि वहाँ भी परमाणु क्रमांक पर और यहाँ भी परमाणु क्रमांक पर। तो याद रखिएगा, दोनों प्रश्नों को याद रखना बिल्कुल आसान हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? और तत्व का गुणधर्म कैसे निर्धारित किया जाता है? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है गैसोहोल। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल की मिश्रण से। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो बनता है। देखिए यहाँ पर ये सब इसको कट कर दीजिए, बस ये याद रखिए कि गैसोहोल जो बनता है, गैसोहोल किसका मिश्रण है, किसके मिश्रण से बनता है बताइए? गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है बताइए? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। तो गैसोहोल आपको दो पदार्थों के मिश्रण से, एक है आपको पेट्रोल और दूसरा है इथेनॉल। पहला क्या है? और दूसरा क्या है? इथेनॉल है। ठीक है, तो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैसोहोल के बारे में। तो बताइए गैसोहोल कैसे बनेगा? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनेगा। क्या चीज बनेगा? किसके मिश्रण से? देखिए, अगर आपको खाना बनाने वाला गैस लाना होगा ना, तो आप सबसे पहले गाड़ी में क्या डलाइएगा? पेट्रोल। इसलिए एक पेट्रोल याद रखिएगा। और दूसरा है एथेनॉल, मतलब इथेनॉल, मतलब कि जैसे ही आप रास्ते में जाएगा तो गर्मी का समय है, प्यास लगेगा, तो आप नल के पास तो जीवे कीजिएगा ना। इसलिए याद कर लीजिए कि गैस लाने के लिए जाएंगे तो दो घटना होगा, एक पेट्रोल डालना पड़ेगा और दूसरा नल के पास, यानी कि नल से याद रह जाएगा आपको इथेनॉल। यानी कि गैसोहोल किस किस चीज का मिश्रण है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है सोडियम, जिसका संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है बताइए? सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है आपने बताया? साधारण नमक। चलिए, तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लवण है वो आपको सोडियम लवण है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, उसमें सबसे अधिक सोडा ये आपको लवण पाया जाता है नहीं? तो बताइए सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नमक है। चलिए ठीक है। तो भारत में प्राचीन काल में अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग खाद्य सुरक्षा के रूप में नहीं करने की प्रथा थी। ठीक है, तो ऐसे अचारों को खराब नहीं होने से बचाने वाला घटक कौन सा है? तेल है। नहीं, तेल हम लोग डाल देते हैं और अचार आपका खराब नहीं होता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ये आप पहले ही पढ़े होंगे, यहाँ लिख दिया है हरे फलों को। अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है कच्चे फलों। जब कच्चा रहेगा तो ऑलरेडी कैसा रहेगा? हरा रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। हरा फल कहेगा या कच्चा फल कहेगा, तो हरे फल को या कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाएगा? किस गैस का? एथिलीन गैस का। किस गैस का? तो बताइए एथिलीन गैस का यूज कहाँ पर किया जाएगा बताइए? भाई कैसे फलों को पकाने के लिए? हरे या कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो याद रखेंगे आप लोग कि कच्चे फल को या हरे फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से आप किसका यूज करेंगे? एथिलीन गैस का। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस मतलब, अगर ग्रीन मतलब होता है हरित और हाउस मतलब होता है हरित गृह। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस वायु किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्रीन हाउस वायु किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्रीन हाउस वायु किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। बात समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका। अब देखिए ये प्रश्न जरा ये भी याद रखना आसान है। आपका घर हरा भरा, वातावरण हरा भरा कब रहेगा? जरा सोचिए, आपका वातावरण हरा भरा कब रहेगा? जब पौधा होगा। और जब पौधा होगा तो पौधा को कौन सा गैस चाहिए? अब समझ में आया? इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस जो कहेगा कौन सा गैस होगा? अब समझ में आया कि नहीं? अगला है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? शीशा का संकेत Pb। क्या होगा? Pb होगा।
तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से जो परिवर्तित होते हैं वो किसे बदलते हैं? सीसा में। सीसा में। अगला प्रश्न है, पन्ना और हीरा जो निर्मित होते हैं मतलब बनते हैं, वो आपको क्या चीज़ से बनते हैं? बेरिलियम कार्बन से। ये पन्ना आपको पत्थर भी होता है, तो वही बात है, पन्ना और हीरा। पन्ना पत्थर जो बनता है वो किससे बनता है? बेरिलियम कार्बन से। बेरिलियम से और कार्बन से से बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, एक हीरा तो आपको याद रहेगा क्योंकि हीरा कार्बन का अप्रूफ है। और याद रख लीजिएगा आपको पन्ना। आप देखिए ग्रेफाइट और हीरा के पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगा रहता है तब पन्ने लिखते हैं। चलिए उसी ट्रिक पे याद कर लीजिए। हाँ, तो इसलिए ये जो है आपको पन्ना और हीरा जो है निर्मित होता है मतलब बनता है, किससे बनता है? बेरिलियम कार्बन से। बेरिलियम से और कार्बन से बनता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। आज का सेशन यहीं पर लास्ट होता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।